दोस्तों नमस्कार। लगातार गुटबाजी और बड़े नेताओं के बीच मतभेद, मनभेद, मनमुटाव के आरोपों का सामना करती आ रही कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड कांग्रेस के सभी बड़े चेहरे शामिल थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस के बीच में गुटबाजी नहीं है और जिस प्रकार के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियादी हैं? क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस अपने आप को एकजुट दिखाने का प्रयास कर रही है? क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के संकेत दे दिए हैं? क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक बहाना था? क्या अपने आप पर से गुटबाजी और मनमुटाव के आरोपों को हटाना था? इसी उद्देश्य से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस वीडियो में आप आगे विस्तार से जानेंगे और समझेंगे, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा थे, उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और गढ़वाल लोकसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी गणेश गोदियाल थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य थे, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी थे, उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महर दसौनी थी, जिला अध्यक्ष कुंवर सजवाण थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत थे और केदारनाथ विधानसभा से पूर्व विधायक मनोज रावत थे। और मनोज रावत के द्वारा ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई। मनोज रावत की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े चेहरों का साथ होना क्या संकेत देता है? क्या मनोज रावत केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी होने वाले हैं? नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर को है, 20 नवंबर को मतदान है, 23 नवंबर को मतगणना होनी है। अधिक समय नहीं बचा है। नामांकन के लिए सिर्फ 27, 28 और 29 तारीख का समय है और इस बीच प्रत्याशी की घोषणा और नामांकन से ठीक पहले मनोज रावत की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या मायने रखती है? क्या कांग्रेस अपने आप को एकजुट एकमुठ होने का संकेत दे रही है? क्या कांग्रेस अपने आप पर लगे गुटबाजी के आरोप, बड़े नेताओं के बीच मतभेद, मनमुटाव के आरोपों को ख़त्म करना चाहती है? मनोज रावत ने जिस प्रकार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूमि के संबंध में, कुछ कंपनियों के संबंध में कई सारे खुलासे किए हैं और कांग्रेस बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के बाद अब केदारनाथ में भी हर हाल में जीतना चाहती है। और यही नहीं, कांग्रेस के टिकट पर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को हरक सिंह रावत भी लड़ना चाहते हैं और जिला अध्यक्ष कुंवर सजवाण भी लड़ना चाहते हैं और वो दोनों भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। सलाह मशवरा चल रही है, एक नाम पर सहमति बनने की कोशिश की जा रही है या फिर कोशिश करने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज रावत ने कई सारे मुद्दों को समझाने का प्रयास किया भूमि से संबंधित। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने जल्द से जल्द उत्तराखंड में बंदोबस्त करवाने की बात की है। हरक सिंह रावत ने भी अपने विचार रखे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा गया, गणेश गोदियाल ने किस प्रकार से उसे समझाने का प्रयास किया, उसे सुनने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। हम बहुत जल्द आपसे एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। आइए सुनते हैं गणेश गोदियाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार। ये किसी व्यक्ति का हित नहीं, ये सत्ता में बैठे हुए लोगों के हित के लिए सब काम किया गया और उत्तराखंड के बेरोजगारों के गले में पैर रखकर इस प्रकार के कृत्य करके हम सबको जो है, हमारे युवाओं का, हमारे माताओं का, बहनों का, यहाँ के नागरिकों का, जिन्होंने अच्छे दिन देखने के विश्वास पर इन्हें वोट दिया, उनके हितों पर कुठाराघात किया गया। प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष जी हमारे बीच आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस प्रेस वार्ता के मुख्य प्रवक्ता श्री मनोज रावत जी, हमारे आदरणीय बड़े भाई पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी और हमारी मुख्य प्रवक्ता गरिमा जी और सम्मानित पत्रकार साथियों,
इस पूरी प्रेस वार्ता का मजमून निश्चित रूप में आप सबने ग्रहण कर लिया। मैं सिर्फ इसको थोड़ा रोचक तरीके से रखना चाहता हूं, और वो रोचक तरीका ये है कि उत्तराखंड की सरकार बहती हुई नदी के पास बगुला भगत जैसे खड़ा रहता है, और मछली के रूप में जब कोई मौका वहां से गुजरता है तो तत्काल वो बगुला भगत मत्स्य आखेट के लिए चोंच मारकर अपना फायदा उठा लेता है। ये मजमून ये है। मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के करीब 15 दिन पहले के उस वक्तव्य पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम भू कानून, एक मजबूत भू कानून के लिए हम विधानसभा में कानून लाएंगे और विधानसभा में इसको पारित कराएंगे। हम सब ने उसी दिन कहा था कि अगर मुख्यमंत्री जी को लग रहा है कि गलत हो रहा है और उसको रोकथाम के लिए कानून लाएंगे, तो मुख्यमंत्री जी के पास तत्काल उस गलती को रोकने के लिए अध्यादेश का रास्ता था। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उस दिन अध्यादेश लाकर 6 महीने के लिए लोगों को टाइम दिया कि भाई खबरदार, कानून आने वाला है, इसलिए आ जाओ हमारी दुकान में, लाइन लगाओ। ये संदेश था। और आज मनोज रावत जी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमारा वो शक निश्चित रूप में सत्य में साबित हो रहा है। मनोज रावत जी को ये श्रेय जाता है। आज तो पूरा उत्तराखंड आंदोलित है कि साहब एक प्रभावी भू कानून बनना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड की विधानसभा में सरकार के द्वारा जब ये पाप कृत्य किए जा रहे थे भू कानूनों को शिथिल करने का, मनोज रावत जी ने विधायक के रूप में एक सशक्त आवाज इसके खिलाफ उठाई, रास्ता दिखाने का काम किया। और मुझे खुशी है इस बात की कि उनके दिखाए हुए उस रास्ते पर आज तमाम संगठन, चाहे कोई राजनीतिक दल हो चाहे कोई भी हो, आज उन्हीं के दिखाए रास्ते पर सरकार के सामने सीना तान कर एक प्रभावी भू कानून की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी जी ने जो 15 दिन पहले बात कही, मुझे मुख्यमंत्री धामी जी के राज्य के हितों के प्रति निष्ठा पर गहरी शंका है। और शंका यह है कि मुख्यमंत्री जी ने जब पूर्व के मजबूत प्रावधानों को शिथिल किया, बहुमत का लाभ उठाकर, विधानसभा में उनका बहुमत है, और इस बहुमत का लाभ उठाकर 143 का को समाप्त किया। रावत जी 143 का है ना, 143 को खत्म करी। 143 का वो है, वो प्राविधान है जिसमें यह निहित है कि अगर वो व्यक्ति इस भूमि का उपयोग जिस काम के लिए वो खरीद रहा है वो काम उस पर नहीं करेगा तो वो सरकार में निहित हो जाएगी। 2 साल में सरकार की निष्ठा पर प्रश्न है। मुख्यमंत्री धामी जी के उत्तराखंड के हितों के प्रति जो उनके वक्तव्य और उनके कार्य में जो फर्क महसूस हो रहा है वो ये है कि बोलने के लिए तो बोल रहे हैं कि हम प्रभावी भू कानून बनाएंगे, लेकिन करने के लिए विधानसभा में बहुमत का सहारा लेकर उन्होंने उन मजबूत प्रावधानों को समाप्त करने का काम किया। मैं मांग करता हूं कि उत्तराखंड में एक न्यायिक आयोग बनना चाहिए और वो न्यायिक आयोग सत्ता में बैठे हुए ऐसे लोगों को चिन्हित करे जिन्होंने उत्तराखंड के साथ खिलवाड़ किया, और तब तक धामी जी अपने पद से इस्तीफा दें। ऐसे नहीं चलेगा। ये क्या बात हुई? ये तो ऐसे हो गया कि पहले पाप करो और उसके बाद एक यज्ञ कर दो कि हमारे पाप खत्म हो गए। ये चलेगा क्या? जो दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर बन रहा था, क्या हुआ उसमें? पहले इन्हीं धामी जी ने उस मंदिर को बनाने की कोशिश की, और जब बवाल फैला, रायता फैलना, जब दिखा कि रायता फैल रहा है, उसके बाद जो है कहा कि अब हम एक्ट बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, और हमने साहब ठीक कर दिया। ये भी वही है। ये भू कानून, मजबूत भू कानून लाने की बात भी वही है। पहले के मजबूत भू कानून, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा या रावत जी ने कहा कि जो पहले के भू कानून प्रावधान हैं वो इससे ज्यादा मजबूत हैं, और उन मजबूत कानूनों को शिथिल करके और यह दिखाया गया कि हमने बहुत अच्छे मजबूत प्रावधान इसके लिए तैयार कर दिए। तो इसलिए धामी जी इस पाप के भागी हैं, और भागी ही नहीं, नायक है इसके। जो उन्होंने उत्तराखंड के विपरीत, उत्तराखंड के हितों के विपरीत किया। जॉर्ज एवरेस्ट का प्रकरण आपने सुना होगा कि कितने एकड़ जमीन है जॉर्ज एवरेस्ट में? 12.5 एकड़ है। 12.5 नहीं था, जॉर्ज एवरेस्ट की तो 700 बीघा जमीन है। 700 बीघा जमीन सरकारी रेट के हिसाब से 2500 करोड़ की जमीन है वो, और उसमें
23 करोड़ रुपया बैंक से लोन लेके, मतलब एडीबी से लेके उसका डेवलपमेंट किया जाता है और उसके बाद गुपचुप प्रक्रिया के तहत एक कंपनी को 15 साल के लिए दे दिया जाता है 1 करोड़ रुपए। मतलब अगर 1% भी अगर साल का उसका देखें तो भी 1 करोड़ से कहीं ज्यादा बैठेगा। लेकिन ये किसी व्यक्ति का हित नहीं, ये सत्ता में बैठे हुए लोगों के हित के लिए सब काम किया गया और उत्तराखंड के बेरोजगारों के गले में पैर रखकर इस प्रकार के कृत्य करके हम सबको जो है, हमारे युवाओं का, हमारे माताओं का, बहनों का, यहाँ के नागरिकों का, जिन्होंने अच्छे दिन देखने के विश्वास पर इन्हें वोट दिया, उनके हितों पर कुठाराघात किया गया। आप सब ने यहाँ पर इस प्रेस वार्ता को इसको कवर किया। मैं इसके लिए सभी पत्रकार साथियों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अभी मुझे कोई पत्रकार साथी कह रहे थे कि गोजाल जी आपके पास कुछ मसाला और होगा, इसके अलावा जो मसाला होगा अगली खेप में उसको भून कर परोसा जाएगा। धन्यवाद।